हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्रॉनिक पेनी मॉडल, जहाँ तक हम लोग ने पिछली बात की थी, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में राइट साइड में कॉस की वैल्यू है और लेफ्ट साइड में कॉस है, पी है, साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा और ये सारी चीज़ें। और हम बार बार याद कर रहे हैं कि जो अल्फ़ा है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है क्रिस्टल के अंदर, उसके साथ जुड़ी हुई टर्म है। अब हम इक्वेशन नंबर 8 को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं। अब प्लॉट किसके साथ में करेंगे? प्लॉट करने के लिए जो एक्सिस चाहिए, जो वाई एक्सिस है वो है आपका, जस्ट अ मिनट, इसको मैं फुल लेंथ में बना लेता हूँ। जो वाई एक्सिस है दैट इज़ पी साइन अल्फ़ा ए बाई अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो भी है क्वेश्चन नंबर 8 का, इक्वेशन नंबर 8 का जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। और किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं? जो हमारी एक्स एक्सिस है वो है अल्फ़ा ए, बिकॉज एनर्जी के साथ हम बना रहे हैं। और एक चीज़ और, राइट साइड का मामला क्या है? राइट साइड में मालूम है कि कॉस के ए की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? अधिकतम वैल्यू हो सकती है -1, अधिकतम वैल्यू हो सकती है +1 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। यही हो सकता है। तो कॉस, अब देखो, जब कॉस के ए की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो कॉस की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। और जब कॉस के ए की वैल्यू पाई होगी तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो मोस्टली हमें इन दोनों से इम्पॉर्टेंट मतलब है 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, इस तरह से वैल्यू होती जाएंगी। और कॉस की वैल्यू 1 से -1, 1 से -1 चेंज होती रहेगी। तो चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक रेंज बना लेते हैं। दिस इज़ +1। आपने ये रेंज बना ली, ये एक रेंज है हमारी, तो ये है +1 की, ठीक है। और ये किसके लिए है? के ए की वैल्यू की। ये कोई के ए की वैल्यू +1 और ऐसे ही किसी के ए की वैल्यू पर -1 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अल्फ़ा की हम चाहे जो वैल्यू देना चाहें दे दें, जो वैल्यू चाहें हम एनर्जी मान लें, लेकिन जब अल्फ़ा ए कॉस के साथ और पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कभी भी +1 से ज़्यादा या -1 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने अल्फ़ा कोई वैल्यू दी, सोचा कि इलेक्ट्रॉन शायद इस एनर्जी के साथ मूव करे, लेकिन जैसे वो अल्फ़ा की वैल्यू दी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गया 1.5, तो ये तो 1 से एक्सीड कर गया। जैसे 1 से एक्सीड किया तो आप कहोगे नहीं, ये इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के अंदर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस इक्वेशन नंबर 8 को फुलफिल नहीं कर रहा है। आपने अल्फ़ा की एक वैल्यू दी और उसकी वैल्यू आ गई -1.2, तो ये तो -1 से भी एक्सीड कर गया निगेटिवली साइड में। तो आपने कहा नहीं, ये एनर्जी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी एक्सीड कर जा रही है, इक्वेशन नंबर 8 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हमें अल्फ़ा की केवल वो वैल्यू फाइंड करनी है। देखो खास बात देखो, हमें अल्फ़ा ए ले लो पूरा, इसकी केवल वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू के लिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका लेफ्ट हैंड साइड +1 से कम रहे या बराबर रहे, या -1 से कम रहे या -1 से अंदर रहे, +1 के अंदर और -1 के अंदर रहे, या इसके बराबर है। इससे ऊपर न जाए, इससे इधर न जाए, -1.2 ना हो, इससे इधर न जाए +1.2, इस तरह से ना, 1.23 मतलब इससे ज़्यादा ना हो। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं? इसका देखने सबसे अच्छा है कि आप सारी अल्फ़ा वैल्यूज़ के साथ ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करके आप देख लो कब एक्सीड हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो ठीक है, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो इसका ग्राफ प्यारो कुछ ऐसा है, जैसे मैं उसको बना देता हूँ। ये इसका ग्राफ था। दिस वॉज द ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबको देख करके। अब जरा देखो यहाँ पर, खास बात देखना ध्यान से। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज सम कलर। ओके, यहाँ देखो, ये है एक वैल्यू। अब ये जो लाइन है, दिस इज दिस थिंग, ये वैल्यू है, कर्व है, वेरिएशन है। यहाँ से जरा सा हम नीचे ग्राफ प्लॉट कर लें और इस जगह से हम इधर कर लें। तो देखो इतनी दूर में हमारा ये कौन सा है? +1 है,
तो यानी के ए की वैल्यू कितनी रही होगी, के ए की वैल्यू 0 पे रहा होगा, तभी तो के ए की वैल्यू 0 को बिलोंग कर रहा होगा। और यहाँ पर -1 है, यानी कि किसको बिलोंग कर रहा होगा, के ए की वैल्यू पाई को बिलोंग कर रहा होगा। लेट मी जस्ट स्ट्रेच दिस, ये हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है ये आपका, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सोल्यूशन को। कि अगर अल्फ़ा की आप ये वैल्यू चूज करो, कौन कौन सी अल्फ़ा की वैल्यू चूज करो, देखो आपने अल्फ़ा की यहाँ की कोई भी वैल्यू अल्फ़ा ए की चूज कर लो, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो +1 से नीचे रहेगा और -1 से ऊपर रहेगा। यही तो हमने कहा है, +1 से नीचे -1 से ऊपर के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यानी ये सारी वैल्यू जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सारी अल्फ़ा ए की वैल्यू वैलिड होंगी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा वैलिड सॉल्यूशन की रेंज दिखा रहा है कि इन एनर्जी वैल्यूज़ के साथ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकता है। ये इसका मतलब है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जरा देखो, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू भी कितनी होगी, के ए बराबर पाई है, और ये हो जाएगी के ए बराबर 2 पाई पे होगा, ये वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है कि अगर जो है अल्फ़ा की अब ये वैल्यूज़ आ गई, ये जो वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जैसे आप इसमें से कोई वैल्यू चूज करते हो तो ये वैल्यू -1 से ऊपर है और ये वैल्यू +1 से कम है। लेकिन व्हाट अबाउट दीज वैल्यूज़, ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी तो कुछ एनर्जी की वैल्यू है, देखो यहाँ पे भी तो अल्फ़ा ए कुछ वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यू के लिए आपने कुछ नहीं कहा। तो बच्चों ऐसा है कि देखो, जैसे आप अल्फ़ा एक कोई वैल्यू लोगे तो यहाँ पर ये ग्राफ देखो, ये वाला हिस्सा जो -1 से नीचे आ गया है, मतलब -1.2 हो सकता है, ऐसे 1.2 में अटक गया हूँ, ऐसे 1.2 1.3 कुछ हो सकता है। और मैंने बताया है कि अगर -1 से भी आपका चेंज हुआ तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे देखो यहाँ पर देखो, ये जो सोल्यूशंस हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये +1 से एक्सीड कर रही हैं, तो ये नॉट अलाउड हैं। ये नॉट अलाउड मतलब ये जो वो अल्फ़ा ए की वैल्यू है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। इक्वेशन नंबर 8 को सेटिस्फाई ना करने का मतलब है इनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं होगा। या इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस एनर्जी वैल्यू के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रिस्टल के अंदर मूव नहीं कर सकते। अब अगर और सवाल हो रहा क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, ऐसे कैसे नहीं कर सकते, तो बच्चों इसके लिए फिर हमें ब्रिलियन जोन और वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडिंग वेव पैटर्न कैसे बनते हैं, जोन बाउंड्री कैसे होती हैं। दैट इज़ अ मच डीपर साइड ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पर हाल फिलहाल के लिए आप सोचो, मैथमेटिकली सोचो, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा ए की वैल्यू जिनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और बाकी के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जितना मैं ये वाइट वाला पोर्शन बना रहा हूँ ये वो पोर्शन है जिनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और जितने ये जो रेड वाला हिस्सा हम बना रहे हैं ये वो अल्फ़ा ए की वैल्यू है जिनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास ये वैल्यू है जिसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फिर बीच में गैप है, फिर ये वैलिड सोल्यूशन के रीजन आ गए, फिर एक गैप है, फिर वैलिड सोल्यूशन के रीजन आ गए, फिर आगे गैप होगा, ऐसे आगे आप बढ़ते जाओगे। तो पहली बार मैथमेटिकली लोगों को ये दिखा कि एनर्जी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, एनर्जी की भी कुछ नॉट अलाउड रेंज है और एनर्जी की कुछ अलाउड रेंज है। जो अलाउड रेंज है इन्हीं को आगे जाके हमने बैंड्स कहना शुरू कर दिया। अलाउड एनर्जी, फॉरबिडन के बीच के अलावा जो है, और जो ये बीच वाले हिस्से हैं जहाँ नॉट अलाउड था, मतलब जो एनर्जी वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन ले करके क्रिस्टल के अंदर नहीं रह सकता, नहीं मूव कर सकता है, उन्हीं को हमने कह दिया कि वो फॉरबिडन बैंड गैप हैं या फॉरबिडन एनर्जी को बिलोंग कर रहे हैं। फॉरबिडन एनर्जी को बिलोंग करने का मतलब ये है कि इन एनर्जी वैल्यूज़ के साथ आपका इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के अंदर मूव नहीं कर सकता, ये इसका मतलब था। तो इस तरह से बच्चों पहली बार आप कह सकते हो मैथमेटिकली हमारे सामने इस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आया जिसमें ये दिखा रहा था कि एनर्जी रेंज होती हैं जो वैलिड होती हैं, कुछ एनर्जी रेंज होती हैं जो नॉट अलाउड होती हैं, और जो अलाउड और नॉट अलाउड हैं ये ऑल्टरनेट तरीके से होती है। खास बात आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे खास बात क्या देख रहे हो कि जितने शेडेड रीजन है हमने बनाए हैं ये सब अलाउड एनर्जी रेंज है, और इन शेडेड रीजन के बीच में जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है ये नॉट अलाउड एनर्जी रेंज है। तो इसी चीज़ को आगे जा कर के जो अलाउड हैं उनको हमने कह दिया है दीज आर द एनर्जी बैंड्स, और जो नॉट अलाउड हैं वो एनर्जी बैंड सेपरेटेड हैं किसी वैल्यू के साथ में, तो दैट इज़ कॉल्ड द
फॉरबिडन बैंड गैप, इस तरह से आया। तो इस तरह से क्रॉनिंग पेनी मॉडल पहली बार हमारे सामने एक मैथमेटिकल आइडिया रखता है कि किस तरह से अलाउड और नॉट अलाउड एनर्जी वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन को बिलोंग करती हैं, जो कि फॉरबिडन गैप और अलाउड बैंड गैप को बिलोंग करती हैं, को रिप्रेजेंट करती हैं। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्रॉनिक पेनी मॉडल। आई होप आप समझ पा रहे हो कि पहली बार लोगों को समझ में आ रहा था कि अच्छा एनर्जी की बंटवारा है, एनर्जी के अंदर ही अंदर कुछ वर्गीकरण सा हो चुका है उसमें। तो यहाँ से ये है, तो यही अगला जो डायग्राम है वही चीज़ है जो मैं पीछे डिस्कस किया, वही है जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे। तो नॉट अलाउड हैं ये वाले जो सोल्यूशन जिनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, अलाउड वो है जिनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जो नॉट अलाउड उसको फॉरबिडन गैप, बैंड गैप, एनर्जी गैप, ये सब नाम देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कुछ डिस्कशन है। द रेंज ऑफ अल्फा ए वैल्यूज फॉर विच सोल्यूशन एग्जिस्टेड आर रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड रीजन कॉल्ड द अलाउड एनर्जी बैंड, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ए फॉर विच नो सोल्यूशन एग्जिस्टेड इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट अलाउड सोल्यूशन, दैट इज द बैंड गैप बिटवीन द अलाउड एनर्जी वैल्यूज के बीच में वैल्यू। अब देखो भाई, ऐसा है कि बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल था। बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये था कि अगर आप कोई नई थ्योरी देते हो और आपकी वो नई थ्योरी पहले से मौजूद किसी थ्योरी को वेरीफाई कर दे, या आपकी नई थ्योरी के रिजल्ट पहले से मौजूद किसी थ्योरी के रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तो हम ये मान लेंगे कि आपकी थ्योरी सही है, मतलब उसकी वैलिडिटी की तरफ बढ़ चलेंगे। ये वैसा है जैसे कि आप किसी की ज़मानत ले लें, या रिकमेंडेशन जैसे होते हैं, आपने कहीं गए और अब आप कुछ कर सकते हो, या आप हो कोई ऐसे व्यक्ति जो नॉन सोशल एलिमेंट, ऐसा नहीं कि आप डिजास्टरस तरीके से ख़त्म कर दोगे उनके संस्था को, तो एक ऐसे व्यक्ति की वो जमानत मांगते हैं, रिकमेंडेशन मांगते हैं, जो पहले से ही समाज में प्रतिष्ठित हो, तो या जिसका नाम हो, जिसको जानते हो। तो जैसे मैं किसी को जानता हूँ, तो मैंने अपने पर्सनल उस पर उसके बारे में रिकमेंड किया कि नो आई नो दिस पर्सन वेरी वेल एंड दिस थिंग, तो लोग उस रिकमेंडेशन को देख करके उस व्यक्ति को अपने यहाँ हायर कर लेते हैं। ये वही लॉजिक है कि आपने कोई नई थ्योरी बनाई, अगर वो थ्योरी पहले से मौजूद वेल प्रूव्ड थ्योरीज जो हैं उनके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हम मान लेंगे कि भाई आपकी थ्योरी भी सही है, चूँकि कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला था। क्रॉनिक पेनी मॉडल सही है अगर, तो इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी नोन हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं फिजिक्स की दुनिया में, जैसे फ्री पार्टिकल कंडीशंस थी, जैसे कि बोहर का एटॉमिक मॉडल कंडीशंस थी, तो अगर ये उनमें किसी को भी जस्टिफाई कर दे क्रॉनिक पेनी मॉडल इन सम कंडीशंस, ऑब्वियसली बात है एज इट इज़ प्योर फॉर्म में नहीं, अंडर सर्टेन लिमिटेशंस, तो हम मान लेंगे कि आपकी थ्योरी सही है। तो वही चीज़ हुआ। टू मोर अंडरस्टैंडिंग कंसिडर सम स्पेशल केसेस, थोड़ा और अपनी समझ को बढ़ाने के लिए हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। मान लीजिए एक फ्री पार्टिकल की सिचुएशन को लेते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि फ्री पार्टिकल को हम मानेंगे जब वी नॉट को जीरो कह देते हैं कि जीरो है वहाँ पर। अब पी का जो फॉर्मूला लिया था, याद करो पी क्या है, मैंने आपसे कहा भी था पी को याद रखना, ये कहाँ गया पी, ये है पी। तो पी जो है, पी के अंदर वी नॉट है, वी नॉट जीरो होने से पी जीरो हो गया। तो अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 8 पे जाते हैं, जरा फिर से देखो, इक्वेशन नंबर 8 है। इक्वेशन नंबर 8 में जब p वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस के ए, ये तो बचेगा ना, कॉस अल्फा ए बराबर कॉस के ए। तो आपने p जीरो कर दिया तो बचे कॉस अल्फा ए बराबर कॉस के ए, दोनों तरफ कॉस कॉस है, इनके कंपेयर करोगे तो अल्फा बराबर के आ जाएगा। अल्फा ऑलरेडी मालूम है √2me/h होता है, ये हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था। तो इस हिसाब से k की वैल्यू आ गई √2me/h। मान लो E जो है वो हाफ mv², है, काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में जैसे आप रखोगे तो आपके पास आ जाएगा, हाफ हाफ कट गया, m²v²/h², तो ये हो जाएगा √mv, सब हटाओगे √ तो mv/h आएगा, mv को p कहते हैं, तो p बराबर h k आ गया। तो अब यहाँ से k के बारे में पता चला। देखो बच्चों, हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में सवाल उठा हो इससे पहले, हालांकि मैंने इसको बोला तो नहीं था, कि ये जो सोल्यूशन हम लेते हैं श्रोडिंगर, जो ब्लॉच थ्योरम में सोल्यूशन आता है, इसमें k क्या होता है। u तो पता चल गया है, u जो होता है दैट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन जो कि पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी को अपने अंदर रखे, मतलब व्हाट इज़ k। तो k को वेव वेक्टर कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। और यहाँ पर ये जो k होता है, ये यहाँ से दिख रहा है किसके साथ जुड़ा है, दिस k इज़ एसोसिएटेड विद द मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन।
तो जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है जिसका मोमेंटम p है वो h क्रॉस क्या होता है, h/2 को हम h क्रॉस कहते हैं। इसको हम प्लांक का ही नोटेशन है, h क्रॉस h का डिराक नोटेशन ऐसे कहते हैं। तो p बराबर हो गया h क्रॉस के। तो अगर E बराबर हाफ mv² है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E बराबर p²/2m और p की वैल्यू कर दोगे तो h²/k² 2m। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन पाते हैं कि फ्री पार्टिकल के लिए h² k²/2m होगा। अब h/2m तो कांस्टेंट है यानी E प्रोपोर्शनल टू k²। ये वैसा है y प्रोपोर्शनल टू x²। और ये जो कंडीशन होती है किसकी होती है, पैराबोला कंडीशन होती है। ऐसे y प्रोपोर्शनल टू x या y इक्वल टू mx ये स्ट्रेट लाइन की होती है, वैसे y इक्वल टू ax² या y प्रोपोर्शनल टू x² ये पैराबोला कंडीशन होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि फ्री पार्टिकल के लिए E प्रोपोर्शनल टू k है एंड दिस लीड्स टू वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स दैट इज द EK डायग्राम। यहाँ से हम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं जिसको कि EK डायग्राम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब है कि क्रॉनिग-पेनी मॉडल सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाता है उस फार्मूले में जो फार्मूला फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला EK डायग्राम का वैलिड होता है। तो एक हिस्सा तो पार कर लिए, चलो दूसरा है। मान लो पिछली बार तो V 0 करके हमने P को 0 कर दिया था। अगले केस में हम मानते हैं कि P बहुत लार्ज है। मान लो P बहुत लार्ज है। अब P कब लार्ज होगा, जब V0 लार्ज होगा, है ना। P बहुत लार्ज है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट अ मिनट देखो, इस जगह पर इक्वेशन नंबर 8 में देखो, अगर हम कह रहे हैं P लार्ज है तो P लार्ज होने का मतलब P इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो साइन अल्फा A जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो एक कांस्टेंट रहना है। ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट रहेंगे इन टर्म का। अब इसमें अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी उसी हिसाब से घटेगी कि इसका ओवरऑल इफेक्ट ना चेंज हो। जैसे P है, P 2 था, 2 से बढ़ के 4 हो गया। पहले 2 था, ये 1 था तो इसका प्रोडक्ट 2 था। अब ये 2 से बढ़ के अगर 4 हो गया तो ये 1 से घट के हाफ हो जाएगा ताकि इनका प्रोडक्ट 2 ही बना रहे। तो जब P बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ तो ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। तो अगर हम इस सिचुएशन को माने, देखो यहाँ पर अगर हम ये माने कि P इज़ वेरी लार्ज यानी P टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमें मानना पड़ेगा साइन अल्फा A बाई अल्फा A टेंस टू 0। अब साइन अल्फा A 0 होने का मतलब है क्या इसका मतलब है साइन अल्फा A बराबर साइन n पाई। साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो इस तरह से। तो अल्फा A बराबर n पाई। अब अल्फा की वैल्यू थी √2me/h×a, यहाँ से स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से निकलेगा E, और E की वैल्यू कितनी होगी, n²h² पाई² 2ma²। दिस इज द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये तो बोहर के मॉडल की कंडीशन आ गई। बोहर के मॉडल में जब हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बोहर मॉडल में ही बताया गया था, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसकी एनर्जी जो चाहे वो नहीं होगी, उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, उसकी एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट होती है, वहाँ बैंड नहीं आते। तो यानी कि हमारा क्रॉनिग-पेनी मॉडल सक्सेसफुली किस में कन्वर्ट हो गया, बोहर के मॉडल के रिजल्ट में, जो कि वेल प्रूव्ड है। तो इस तरह से क्रॉनिग-पेनी मॉडल जो बोहर के कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है उसकी शर्तों को पूरा करता हुआ जा रहा है कि अगर सच में आपकी थ्योरी सही है तो वो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस पहले से मौजूद जो रिजल्ट हैं उनमें वो कन्वर्ट होती चली जाएगी, और हमारी ये थ्योरी यहाँ पर कन्वर्ट होती हुई चली जा रही है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वैलिडिटी फॉर द क्रॉनिग-पेनी मॉडल। वैलिड तो हो गया। अब आते हैं कि भैया इसने दिखाया क्या, इसके रिजल्ट्स क्या क्या थे, जरा उस रिजल्ट के बारे में देखो। तो हमने ये पाया कि अगर हम V को 0 कर दें, फ्री पार्टिकल कर दें, तो फ्री पार्टिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्री है। फ्री होने का मतलब जो एनर्जी चाहे वो एनर्जी लेके घूमे। भाई फ्री मतलब क्या है, जैसे मन चाहे वैसे घूमो, जो मन चाहे तब उठो, जो मन चाहे वो खाओ चाहे ना खाओ। यू आर फ्री, यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं कि भाई यही खाना है, ऐसा हॉस्टल में रहते हो, इतने बजे आ जाओ, मेस में खाना मिलेगा, नहीं आया तो गया। अगर बुधवार को वहाँ पर दलिया बननी है तो दलिया ही खानी है और कुछ नहीं। आप फ्री हो, आप गए दुकान पर, जो मन चाहे वो खाया। बुधवार को बर्गर खाया, शनिवार को दलिया खाई, जैसे आपकी मर्जी, वैसा कुछ है। तो जब आप V जब 0 होता है, यानी जब आप फ्री पार्टिकल की कंडीशन में होते हो, तो ऑल एनर्जीज जो है वहाँ पर पॉसिबल होती हैं। तो ज़रा देखो
इसका मतलब है अगर ये वाई एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पास सभी तरह की एनर्जी पॉसिबल है। ये इसको शेडेड क्यों किया है कि जितनी चाहे, जो भी एनर्जी चाहे, सारी एनर्जी पॉसिबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सारी लाइनें जो बता रहे हैं पास पास, जितनी पास पास हो सके, ये क्या बिलोंग कर रहे हैं? ऑल पॉसिबल एनर्जीज, सब पॉसिबल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही v की वैल्यू को इनफाइनाइट करते हैं, यानी p की वैल्यू को इनफाइनाइट करते हैं, यानी बाउंडेड कंडीशन की तरफ जाते हैं, वैसे ही ये सारी एनर्जी सिमिट करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? इस तरह से पर्टिकुलर लाइन में, इस तरह से पर्टिकुलर लाइन में ये सारा कुछ सिकुड़ करके ये लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा जो बैंड जो पूरा कंटिन्यूअस था यहाँ से यहाँ तक, वो इस तरह के लाइनों में कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों के बीच की स्थिति भाई क्रॉनिक-पेनी मॉडल में क्या माना था? ना v की वैल्यू 0 है यानी फ्री भी नहीं है, और ना v की वैल्यू इनफाइनाइट है कि बाउंडेड है। वो v की वैल्यू कुछ रीजनेबल सी वैल्यू है। तो अगर फ्री होगा, v की वैल्यू 0 होगी, अगर v की वैल्यू 0 होगी तो ये एक्सट्रीम केस मिलेगा। v की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये एक्सट्रीम केस मिलेगा। इन दोनों के बीच में अगर v की वैल्यू फाइनाइट है, जो कि क्रिस्टल के अंदर होता है, तो आपके पास इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट अ वेरी करेक्ट वर्ड, इन दोनों का हाइब्रिड देखो, मिक्स देखो। यहाँ पर कंटिन्यूटी है, ना डिस्क्रीट है, ना कंप्लीट कंटिन्यूअस है। एक पर्टिकुलर हिस्से में कंटिन्यूअस है, फिर बीच में डिस्क्रीट है, फिर पर्टिकुलर हिस्से में कंटिन्यूअस है, फिर डिस्क्रीट है, फिर कंटिन्यूअस है, फिर डिस्क्रीट है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो एक एक्सट्रीम कंडीशन है फ्री, एक एक्सट्रीम कंडीशन है बाउंडेड, और दोनों के बीच वी फाइनाइट वी नॉट फाइनाइट की ये कंडीशन, इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड। तो इस तरह से जितना कुछ हमने पढ़ा अभी तक कंटिन्यूटी इक्वेशन में, सबको समराइज कर दिया इसके बारे में। उस जमाने में एक फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट्री में भी थे, स्लैटर ने इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और ऑथेंटिक तरीके से किया था। देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या था, एक होता है लीनियर मॉलिकुलर कॉम्बिनेशन, LMCO, ऐसे करके कुछ थ्योरी होती है केमिस्ट्री में, उसको काफ़ी अच्छे से यूज करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री की थ्योरी है, जिसमें कि ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के टर्म में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये सब देखते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसको बारे में, तब उसको थोड़ा और स्पेसिफिकली बताएंगे। तो उन सारी थ्योरी से उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की है। तो ये जो आपको टेढ़ा मेढ़ा ये सांप जैसा दिख रहा है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर वेव फंक्शन। तो एनर्जी के साथ देखो, जरा देखो, अगर आपका पार्टिकल फ्री है यानी कि v बराबर 0 है, तो वो जो कैलकुलेशन होंगे वो इस तरह ग्राफ देंगे। देखो यहाँ सब कुछ ओवरलैप हो रहा है, तो यानी ओवरलैप होने का मतलब ये सब कुछ एक साथ मिला हुआ है, कंटिन्यूअस है। तो आप देखो ऐसी जगह पर रहोगे जहाँ सारी एनर्जीज कंटिन्यूअस है। तो फ्री के लिए तो यही कहा ही था ना कि फ्री के लिए सभी तरह की एनर्जी पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही आप अपने इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ बाउंड करोगे, जैसे आप v0 को इनफाइनाइट करोगे, तो आप देखोगे सारा कुछ सिमट करके एक पतली सी लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये सारा कुछ सिमट करके एक पतली सी लाइन में हो गया और हाईली डिस्क्रीट हो गया। देखो ये हाईली डिस्क्रीट, एक पतली लाइन यहाँ, एक पतली लाइन यहाँ, एक पतली लाइन यहाँ, 3s 3p 4s की। तो बाउंड एक एक्सट्रीम कंडीशन है, v बराबर इन्फिनिटी। ये बिल्कुल लाइनों में कन्वर्ट कर दे रहा है एनर्जी वैल्यूज़ को, बिल्कुल शार्पली लाइन, बिल्कुल डिस्क्रीट लाइन। और जैसे v बराबर 0 रखा था तो आपके पास हर चीज़ बिल्कुल कंटिन्यूअस था, नथिंग वाज डिस्क्रीट। जब आप बीच में होते हो, v की वैल्यू, v0 की वैल्यू ना 0 ना इनफाइनाइट बल्कि कुछ फाइनाइट है, तो क्या होगा? आप देखो इतनी एनर्जी अलाउड है, फिर बीच में नहीं अलाउड है, फिर इतने अलाउड है, फिर नहीं अलाउड है, फिर इतने अलाउड है। तो ये जो अलाउड वाले हैं ये बैंड है, और ये जो नॉट अलाउड वाले हैं ये फॉरबिडन गैप है। तो ये जो स्लैटर का कैलकुलेशन वाला डायग्राम था ये, और जो ऊपर हम लोगों ने अभी बनाया है ये दोनों डायग्राम सिस्टमेटिकली एक ही तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये देखो, ये वो डायग्राम है जो आपको दिखा रहे हैं कि सॉलिड के अंदर एनर्जी कंडीशंस को आप रखोगे देन यू विल फाइंड द बैंड। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं ये होनी चाहिए कि आप सोचो कि क्या ऐसा होगा कि हमारे पास कोई टुकड़ा है, हम उसको तोड़े तो अंदर से बैंड मिलेंगे। नो, you can't get it. It is a mathematical model. It is a mathematical model. It is a mathematical treatment. श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, सोल्यूशन, वैलिड सोल्यूशन, नॉन वैलिड सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हम वैलिड सोल्यूशन, अलाउड सोल्यूशन या एनर्जी बैंड के सोल्यूशन कहते हैं। जो नहीं अलाउड हो, जो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको हम नॉट अलाउड सोल्यूशन या फॉरबिडन बैंड के सोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत पास वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको हम एक पास वैल्यू, दे आर जस्ट लाइक फॉर्मिंग द बैंड, उनको बैंड, वहाँ से नाम ओरिजिनेट होता है।
तो ये एक तरीका है मैथमेटिकल सोचने का, मैथमेटिकली सोचने का, और मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन मॉडलिंग है ये हमारी। इसे आप लोगों ने कोरोना टाइम में जब देख रहे थे ग्राफ वगैरह आता था कि कोई बता रहा था कि IIT कानपुर के प्रोफेसर ने इस तरह का एक दिखाया है, वो ऐसे ग्राफ फॉल कर रहा है, 49 दिनों बाद ग्राफ यहाँ पे आके गिरेगा, तो लॉकडाउन 49 दिन का बढ़ गया। तो ये जो ग्राफ था ये कौन सा ग्राफ था? कोरोना की मॉडलिंग की गई थी, उससे निकली हुई डाटा थे जिसको कि लोग यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहे थे और लोग उसको अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर रहे थे, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन देख रहे थे। तो इसी तरह से एक मॉडलिंग है। तो ऐसा नहीं है कुछ वहाँ पर कुछ पट्टियाँ होती हैं, बल्कि ये एक तरह का सोचने का तरीका है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सो चलिए ये पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ तक अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉनिक-पेनी मॉडल। यू नीड नॉट टू डिस्कस मच थिंग बियॉन्ड दिस लिमिट। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग लिमिट, अपनी मेमोरी लिमिट, अपनी इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिट के तहत रहते हुए भी जो बेस्ट ऑप्टिमम हो सकता है वही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और किन्हीं हर नया टॉपिक एक नए लेक्चर से शुरू करेंगे सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना है देन यू हैव टू जस्ट वॉच अ पर्टिकुलर सेक्शन। आपको सेक्शन के अंदर बहुत कुछ आगे पीछे जा कर के कि कहीं ऐसा ना हो नया टॉपिक इसी में से आखिरी में शुरू कर दें या बीच से शुरू करें, ऐसा नहीं है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द ई के डायग्राम। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ई के डायग्राम डिटेल में, चूँकि उसी से तो हम बहुत बढ़िया सा बैंड डायग्राम बनाना सीखेंगे। पैराबोलिक बैंड डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं उसको वहाँ सीखेंगे, और वो जब सीख जाओगे तो डायरेक्ट बैंड इनडायरेक्ट बैंड को आप भी सीख लोगे। सो एक मेरा स्टूडेंट ही हैं जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा और टेस्ट्स आने वाले हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आने वाले 1-2 दिनों में आपको होपफुली इस यूनिट का अधिकतम पार्ट जो होगा वो हम कवर करके आपको दे देंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर। और जो इसका नोट्स हैं वो भी ऐप पर है, RGS क्लासेस ऐप है, वो लिंक में आप वो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक शेयर कर देंगे, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो अगर लगे ये चीज़ें कुछ फ़ायदेमंद हो रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और एक कम्युनिटी में इसको आप बताइएगा कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ यूजफुल। ओके, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।